हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका बुद्धि परीक्षण के प्रकार। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बौद्धिक विकास के बारे में कि बुद्धि क्या होती है, इसके क्या क्या स्वरूप होते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज का टॉपिक है आपका बुद्धि परीक्षण के प्रकार की किस तरह से बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति सामान्य बुद्धि का है, कौन तीव्र बुद्धि का है और कौन मंद बुद्धि है। देखिए, बुद्धि परीक्षण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। तो बात करते हैं व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण की। देखिए, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से है जो व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा करता है, तथा दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिक परीक्षण एक साथ बहुत से लोगों की बुद्धि की परीक्षा ना करके केवल एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन करता है। यह व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। यानी कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण है जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण न करके केवल एक ही व्यक्ति के बुद्धि का मापन किया जाता है। अब इनके दो प्रकार कौन कौन से हैं? शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। इन परीक्षणों में व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा करने में भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः इन परीक्षणों का प्रयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों पर किया जा सकता है जिन्हें भाषा संबंधी ज्ञान हो और जो पढ़े लिखे होते हैं। यानी कि जिनको भाषा का अक्षरों का ज्ञान होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों का शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। वर्बली टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण उन व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें भाषा संबंधी ज्ञान नहीं होता, अर्थात जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गूंगे बहरे या अंधे होते हैं। इन परीक्षणों में भाषा या शब्दों के स्थान पर मूर्ति है, चित्र है, ज्यामितीय आकृतियां हैं आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि नॉन वर्बली टेस्ट इसे बोला जाता है, क्योंकि इसमें ये उन व्यक्तियों के लिए होता है कि जिनको भाषा का अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, तो उनके स्थान पर उन्हें चीज़ों को, मूर्तियों को दिखाकर, वस्तुओं को दिखाकर, आकृति को दिखाकर उनका टेस्ट किया जाता है। साथ ही व्यक्ति को हाथ से क्रियाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो जैसे कि ब्लाइंड है, तो वो बालक या जो वो व्यक्ति जो है वो चीज़ों को छूकर स्पर्श कर कर उसका जो है टेस्ट लिया जाता है। साथ ही जैसे कि जो ब्रेल मेथड से ब्लाइंड्स को पढ़ाया जाता है, तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से क्रियाएं कराकर उनका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। साथ ही इन परीक्षणों को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। यानी कि जो अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है उसको क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो परीक्षा है, जो टेस्ट है, वो परीक्षण है, वो क्रिया करवा कर ही ऑब्जर्व किया जाता है कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है। देन नेक्स्ट गर्ल्स, अभी मैंने आपको शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताया था कि जिन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, भाषा संबंधी ज्ञान होता है, उन्हीं व्यक्तियों का शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रणाली को विनय साइमन ने इस जो ये बुद्धि परीक्षण प्रणाली थी, इसे विनय साइमन की परीक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। विनय साइमन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण सम्मिलित किए थे। यद्यपि बुद्धि परीक्षणों का जो एक विस्तृत इतिहास था, लेकिन जो आधुनिक युग में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण प्रणाली और टर्मेन बुद्धि परीक्षण प्रणाली का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि आज वैसे तो बुद्धि परीक्षण प्रणाली बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है, लेकिन आज के आधुनिक युग में जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है और टर्मेन बुद्धि परीक्षण है, उसका काफ़ी रूप से प्रयोग किया जाता है। विनय ने क्या बुद्धि परीक्षण दिया? उन्होंने मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया। यानी कि बच्चे की मानसिक आयु पहले तो पता लगाना, तब उससे बौद्धिक बुद्धि लब्धि निकालना, तब पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। तो विनय ने मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया। मानसिक आयु के निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1000 बालकों की परीक्षा ली, जिनमें से उन्होंने 60% बालकों ने और उन्होंने एक प्रश्नावली तैयार की।
तो उस प्रश्नावली को अगर 60% बालकों ने, यानी कि 1000 बालकों में से 600 बालकों ने उसको ठीक ठाक हल कर लिया, सॉल्व कर लिया उन प्रश्नावली को, तो अब उस जो उन्होंने क्वेश्चंस की जो प्रश्नावली बनाई थी उनमें से 37 प्रश्नों को उन्होंने निकाल कर एक और प्रश्नावली का निर्माण किया। यानी कि बिने साइमन ने 1000 बालकों की परीक्षा ली, तो उनमें जो उन्होंने प्रश्न दिए थे उनमें से 600 बालकों ने वो प्रश्न ठीक ठाक कर लिए। यानी कि वो 1000 बालक जो थे वो 3 से लेकर 15 वर्ष की आयु के थे, मिले जुले बालक थे। अब उन्होंने क्या किया कि उस प्रश्नावली में से उन्होंने फिर से 37 प्रश्नों को निकाला। 37 प्रश्नों को निकाल कर उन्होंने 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों को उन्हें अलग अलग प्रश्नावली का निर्माण किया। यानी कि उन्होंने क्या किया कि जिस एज ग्रुप के थे उन एज ग्रुप के बालकों को उन्हीं के एज के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करने को दिए। जैसे 3 वर्ष के बालक को 37 प्रश्नों की एक प्रश्नावली दी, 4 साल के बालकों को उनकी आयु के अनुसार के क्वेश्चंस की प्रश्नावली दी। तो ऐसे उन्होंने 3 से लेकर 15 वर्ष के बालकों को अलग अलग 37 क्वेश्चंस की प्रश्नावली का निर्माण किया। जो बालक जिस उम्र के निर्धारित समस्त प्रश्नों का सही उत्तर दे देता था उसकी मानसिक आयु उतनी ही निश्चित की जाती थी। जैसे कि मान लीजिए 5 साल का बालक है, तो 5 साल का बालक अगर 5 साल के बालकों के लिए जो निर्धारित क्वेश्चंस होते हैं उनका अगर सही उत्तर दे देता है तो वो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष की मानी जाती है। और अगर 5 वर्ष का बालक केवल 3 वर्ष के बालक को आयु वाले बालकों की निर्धारित समस्त प्रश्नों का सही उत्तर दे पा रहा है, तो इट मीन्स उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी मानी जाएगी, 3 वर्ष की मानी जाएगी, क्योंकि वो 3 साल के आयु वाले बच्चों की प्रश्नावली का उत्तर दे पा रहा है। वो ना 4 साल की दे पा रहा है, ना वो 5 साल की दे पा रहा है। यानी कि वो अपने से नीचे आयु के वाले जो निर्धारित प्रश्न थे उनका आंसर वो दे पा रहा है। तो इट मीन्स उसकी जो मानसिक आयु थी वो 3 वर्ष की थी। ऐसे ही अगर 5 वर्ष का बालक जो है अगर 8 वर्ष के आयु वाले जो निर्धारित प्रश्न थे उनका वो आंसर दे रहा है, तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। यानी कि वो तीव्र बुद्धि का कहलाएगा। यानी कि जो बालक 5 वर्ष का है अगर वो 5 वर्ष की आयु के निर्धारित प्रश्नों की सही उत्तर दे रहा है तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष है। इट मीन्स वो सामान्य बुद्धि का है, ठीक है ना, कम बुद्धि का माना जाएगा उसको, और ना ही तीव्र बुद्धि का, वो सामान्य बुद्धि का है। जो 5 साल का बालक है अगर वो 3 साल के निर्धारित प्रश्नों की उत्तर दे रहा है तो वो निम्न बुद्धि का बालक है। और अगर 5 वर्ष का बालक 8 वर्ष की आयु के निर्धारित प्रश्नों का उत्तर दे रहा है तो इट मीन्स उसकी जो आयु है वो तीव्र बुद्धि का बालक माना जाता है। गल समझ में आया आप लोगों की? अब देखिए अशाब्दिक या क्रियात्मक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। गर्ल्स ये वाला टॉपिक आपको मैं बाद में कवर कराऊंगी, क्योंकि ये आज जो मैंने आपको बताया वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताया कि जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण प्रणाली पर आधारित है। बिने साइमन ने इसके लिए जो प्रणाली बताई थी वो मैंने आपको समझाई कि उन्होंने एक साथ ही 1000 बच्चों की एक के लिए प्रश्नावली तैयार की थी और अलग अलग एज ग्रुप के बालकों को उन्होंने प्रश्नावली दी। तो जिन बालकों ने अपनी आयु से नीचे या ऊपर के आंसर दिए उस हिसाब से उनकी मानसिक आयु निर्धारित कर दी गई। अब मानसिक आयु पता होने पर और शारीरिक आयु पता होने पर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो बुद्धि लब्धि निकल जाती है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी गर्ल्स कि बुद्धि लब्धि की जो बुद्धि लब्धि निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरह से बुद्धि परीक्षण किया जाता है बौद्धिक क्षमता को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि बुद्धि लब्धि के आधार पर ही किसी व्यक्ति की जो कैटेगरी है वो डिवाइड की जा सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में यानी कि जो बच्चे या जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, अक्षर का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान होता है, उनका किया जाता है। और अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण उनका होता है जिनको पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होता, जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं या अंधे होते हैं। साथ ही उनको क्रियात्मक विधि द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती है। तो गर्ल्स जो अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है
उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, क्योंकि लेंथी हो जाता टॉपिक, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो गर्ल्स तो आप मुझे बताइए, जो मीटिंग में बात करिए। कोई भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है या कुछ भी थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके गर्ल्स, थैंक यू।